चेतना, जीवन की समग्रता, सजगता। ज्यों-ज्यों आप अपनी संस्कारबद्ध मानसिकता के प्रति सजग और सचेत होने लगते हैं, त्यों-त्यों आपका परिचय अपनी संपूर्ण चेतना से होने लगता है। मनुष्य की चेतना एक विराट क्षेत्र है। इसी क्षेत्र के भीतर चलता है विचारों का सारा खेल और इसी में फैला है मानव संबंधों का संपूर्ण जाल। हमारे सारे के सारे उद्देश्य, इरादे, आशाएं, इच्छाएं, सुख, भोग, भय, अंतःप्रेरणा, लालसा और उत्कंठा, सुख, दुख और हर्ष, विषाद चेतना के इसी जगत के हिस्से हैं। लेकिन चेतना के इस जगत को हमने विश्लेषण हेतु दो हिस्सों में विभाजित कर रखा है, सक्रिय और निष्क्रिय, अर्थात चेतना का ऊपरी तल और चेतना का भीतरी तल। हमारे सामान्य विचार, भावनाएं, दैनिक क्रियाकलाप चेतना के ऊपरी सतह पर ही घटित होते हैं और इसी सतह के नीचे छिपा है हमारा तथाकथित अचेतन, सामान्य स्थितियों में जिसका हमें पता भी नहीं लगता। कभी कभी सूक्ष्म संकेतों से हमें इसकी खबर मिलती है। हमारे स्वप्न और हमारी अंतर्दृष्टि इस अचेतन की ही अभिव्यक्ति है। हमारा अधिकांश जीवन चेतना के ऊपरी तल पर ही जीते हुए बीत जाता है। चेतना का शेष भाग हमारे अचेतन का संसार है, जो हमारे सारे उद्देश्यों, इरादों, भय, जातीय लक्षणों और विरासत के प्राप्त गुणों का भंडार है। यह अचेतन हमारी दृष्टि और बोध से ओझल रहता है। अब मुझे आपसे पूछना यह है कि अचेतन नाम की कोई चीज़ होती भी है क्या? इस शब्द का प्रयोग हम काफ़ी धड़ल्ले से करते हैं और इसके अस्तित्व को हमने स्वीकार भी कर रखा है। इस स्वीकार के साथ ही मनोवैज्ञानिकों और मनोविश्लेषकों की विशिष्ट शब्दावली और आकर्षक मुहावरे भाषा में टपक पड़े हैं। तो क्या सचमुच अचेतन नाम की कोई प्रत्यक्ष सत्ता है हमारी चेतना के भीतर? और आखिर हमने इसे इतना महत्व क्यों दे रखा है? मुझे तो लगता है कि हमारा अचेतन भी उतना ही सतही, छिछला, दिखावटी, मूढ़, संकीर्ण, संस्कारबद्ध, कट्टर, धर्मांध और चिंताग्रस्त है जितना हमारा चेतन मन है। तो क्या यह संभव है कि हम चेतना के संपूर्ण क्षेत्र के प्रति समग्र रूप से सजग और सचेत हों, मात्र उसके एक खंड, एक अंश के प्रति नहीं? अगर आप इसकी समग्रता के प्रति सजग और सचेत हो पाएं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपका जीना और कार्य करना पूर्ण होश और ध्यान के साथ हो रहा है, केवल आंशिक होश और ध्यान के साथ नहीं। इसे ठीक ठीक समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि जब आप चेतना के संपूर्ण क्षेत्र के प्रति समग्र रूप से सजग और सचेत होते हैं, तो आपके भीतर संघर्ष के लिए जगह नहीं बचती। संघर्ष केवल तभी पैदा होता है जब आप चेतना को, जो हमारे संपूर्ण विचार, अनुभूति और कृत्य का भंडार है, विभिन्न तलों और हिस्सों में बांट देते हैं। हम खंडों में जीते हैं। अपने ऑफिस में आप एक चीज़ हैं, घर पर बिल्कुल दूसरी। बात तो आप लोकतंत्र की करते हैं और दिल से हैं आप पक्के निरंकुश और स्वेच्छारी। पड़ोसियों के प्रति अपने प्रेम की चर्चा करते आप थकते नहीं, और हकीकत यह है कि द्वेष और स्पर्धा की तलवार से आप उन्हें मारने पर तुले रहते हैं। तो इस तरह आपके भीतर का ही एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल बेखबर, अलग और स्वतंत्र होकर देखता और कार्य करता रहता है। क्या आप स्वयं के इस खंडित अस्तित्व से अवगत हैं? इसके प्रति सजग और सचेत हैं? वह मानसिक और दिमाग जिसने अपने सोच विचार को, कार्य क्षमता को खंडों में तोड़ डाला है, क्या उसके लिए यह संभव है कि यह एक साथ अपने संपूर्ण अस्तित्व के प्रति, संपूर्ण क्षेत्र के प्रति सजग और सचेत हो सके? क्या अपनी पूरी की पूरी चेतना को संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से एक साथ देख पाना संभव है? जिसका अर्थ हुआ, क्या हमारे लिए एक समग्र मानव हो पाना संभव है?
अब अगर मैं या स्वयं की पूरी संरचना और ढांचे को उसकी सारी असाधारण जटिलता के साथ समझने की दिशा में आप रुक रुक कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, परत दर परत उघाड़ते हैं, अपने एक एक विचार, अनुभूति और उद्देश्य को जांचते और परखते हुए, तो आप विश्लेषण की एक अंतहीन प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएंगे, जो महीनों और वर्षों तक चलती चली जाएगी। इतना ही नहीं, स्वयं को समझने की प्रक्रिया में जब आप समय का सहारा लेते हैं तो आप हर तरह की विकृति और तोड़ मरोड़ की गुंजाइश भी साथ साथ पैदा कर लेते हैं। यह स्वयं एक जटिल सत्ता है जो सतत अपने ऊपर कार्यरत नाना प्रकार के दबावों, तनावों और प्रभावों के अधीन जी रहा है, यात्रा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, इच्छा और इनकार कर रहा है। अतः अगर स्वयं को समझना और देखना हो तो इसे समग्र रूप से वर्तमान के क्षण में ही, अर्थात तत्काल अभी ही देखा जा सकता है, अन्यथा कभी नहीं। समय का तो सवाल ही नहीं। स्वयं की समग्रता का दर्शन तभी हो सकता है जब मन खंडित ना हो। इस तरह उस समग्रता में जो आप देखते हैं वही सत्य है, वही आपकी कुल हकीकत है। क्या आप वैसा कर पाएंगे? हम में से अधिकांश तो नहीं, क्योंकि हमने इस विषय को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि हमने स्वयं को सचमुच कभी देखा ही नहीं। हम तो सदा दूसरों के दोषों को ढूंढ निकालने में लगे हैं, चीज़ों को बौद्धिक विश्लेषण और व्याख्या में ही व्यस्त हैं, चीज़ों की बौद्धिक विश्लेषण और व्याख्या में ही व्यस्त हैं। इस तरह स्वयं को देखने से हम कतराते हैं, डरते हैं। लेकिन आप समग्रता से तभी देख सकते हैं जब आप अपना पूरा होश और ध्यान लगाते हैं, अपने पूरे अस्तित्व और प्राणों से जुट जाते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, अपनी संयम की सारी सीमाओं को लांघकर उपस्थित रहते हैं। तब कोई भय और अंतर्विरोध के लिए जगह नहीं बचती। द्वंद्व और संघर्ष तब स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सजगता और एकाग्रता दोनों एक ही चीज़ नहीं है, उनमें गुणात्मक अंतर है। एकाग्रता में एक को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को निकालकर अलग कर दिया जाता है, जबकि सजगता का अर्थ है पूर्ण और होश और ध्यान। सजगता में छोटी सी छोटी चीज़ भी सम्मिलित है। मुझे ऐसा देखने में आता है कि हम में से अधिकतर लोग सजग नहीं हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल उसके प्रति नहीं, बल्कि अपने समूचे परिवेश और वातावरण के प्रति, अपने चारों ओर फैले रंगों, लोगों, पेड़ों की आकृतियों, बादलों, जल के प्रवाह, इन सब के प्रति। इसका कारण शायद यह है कि हम स्वयं को लेकर ही इतने व्यस्त हैं। हम अपनी क्षुद्र और छोटी छोटी समस्याओं में, अपने विचारों, धारणाओं, सुखों, महत्वाकांक्षाओं और खोजों में ही इस तरह खोए मशगूल हैं कि हम ज़रा सजग होकर किसी वस्तु को देखें भी तो कैसे। फिर भी सजगता के संबंध में हम ढेर सारी किए चले जाते हैं। भारत में एक बार मैं एक कार में बैठकर जा रहा था। कार को ड्राइवर चला रहा था और मैं उसकी बगल में बैठा हुआ था। पिछली सीट पर 3 सज्जन बड़ी तल्लीनता और उत्सुकता पूर्वक सजगता के विषय पर चर्चा कर रहे थे और बार बार मुझसे भी सजगता के संबंध में प्रश्न पूछ लिया करते थे। तभी दुर्भाग्यवश ड्राइवर का ध्यान कहीं और चला गया और कार एक बकरी को कुचलती हुई, रौंदती हुई आगे बढ़ गई और वे तीनों सज्जन अभी भी पूर्ववत सजगता पर बहस किए चले जा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे इस घटना से बिल्कुल बेखबर और अछूते ही रह गए कि वे अपने नीचे सड़क पर एक जिंदा बकरी को कुचलते हुए जा रहे हैं। सजग होने की कोशिश में लगे उन सज्जनों का ध्यान जब सजगता और होश की इस कमी की ओर दिलाया गया तो आश्चर्य और विस्मय से अवाक रह गए। हमें से अधिकांश की हालत यही है। हम ना बाहरी चीज़ों के प्रति सजग हैं, ना ही भीतरी चीज़ों के प्रति। अगर आप अब एक मक्खी, एक पक्षी, एक पत्ते को सौंदर्य को समझना चाहते हैं या एक आदमी को उसकी सारी जटिलताओं के साथ समझना चाहते हैं तो आपको उस ओर अपना पूरा ध्यान देना पड़ता है। यही है सजगता। आप तभी अपना पूरा ध्यान आप अर्पित करते हैं जब आपके भीतर लगन और जिज्ञासा होती है, जिसका अर्थ हुआ कि समझने से आपको सचमुच प्रेम है। समझना आपके लिए एक प्यारा कृत्य है।
तब आप अपने समूचे हृदय और मन से अपनी खोजबीन में लगे होते हैं। ऐसी सजगता एक सर्प के साथ एक कमरे में बंद होकर जीने के समान है। तब आप अत्यंत सतर्क और सचेत होकर इसकी एक एक गतिविधि का निरीक्षण करते हैं। वह हल्की से हल्की ध्वनि या फुफकार भी करता है तो इसके प्रति आप प्रचंड रूप से संवेदनशील और सजग रहते हैं। होश और ध्यान की ऐसी अवस्था ही समग्र ऊर्जा है। ऐसी सजगता होने पर स्वयं की समग्रता क्षण के भीतर ही प्रकट और उद्घाटित हो जाती है, जैसे अचानक कोई बिजली कौंध जाए। जब आप स्वयं को इतनी गहराई से देख लेंगे तो आप और भी अधिक गहराई में जा सकते हैं। और अधिक गहराई शब्दों का प्रयोग हम तुलनात्मक अर्थों में नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम तुलनाओं की भाषा में ही सोचने विचारने के आदी हैं। गहरा और उथला, सुखी और दुखी, हम सदा नापने जोखने में और तुलना करने में लगे रहते हैं। तो क्या सचमुच हमारे भीतर गहरी और उथली जैसी कोई अवस्था है? जब मैं कहता हूँ मेरा मन उथला, शुद्र, संकीर्ण और सीमित है, तो मुझे इन बातों का कैसे पता चलता है? क्योंकि मैं अपने मन की तुलना आपके मन से कर रखी है, तो अधिक तेज, बुद्धिमान, सक्षम और सतर्क है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि बिना किसी तुलना के मुझे अपनी शुद्धता का एहसास हो सकता है? जब मुझे भूख लगती है तो मैं इस भूख की तुलना कल की भूख से तो नहीं करता, ताकि मुझे भूख का वास्तविक एहसास हो। कल की भूख तो मात्र एक स्मृति, एक विचार बनकर रह गई है। अगर मैं हर समय आपके विरुद्ध स्वयं को माप रहा हूँ, आपके सदृश होने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं उससे मुकर रहा हूँ, उसको नकार रहा हूँ जो मैं स्वयं हूँ। इस तरह तो मैं केवल एक भ्रम को ही निर्मित कर रहा हूँ। तुलना चाहे किसी भी रूप में हो, वह केवल बड़े से बड़े भ्रम और मुसीबत की ओर ही ले जाती है। वैसे ही जैसे जब स्वयं का विश्लेषण करने लगता हूँ, स्वयं के बारे में अपने ज्ञान में थोड़ा थोड़ा वृद्धि करने लगता हूँ, या स्वयं की पहचान और तादाद अपने से बाहर किसी भी चीज़ से करने लगता हूँ, किसी राज्य या राष्ट्र से, किसी मुक्तिदाता से या किसी विचारधारा से, तो ऐसी प्रक्रियाएं मुझे घोर मानसिक दास्तां, गुलामी और गहन अंतर्द्वंद की ओर ले जाती हैं। इस सब को बोधपूर्वक देखने और समझने के बाद मैं सदा के लिए इसको अपने से अलग कर देता हूँ। तब मेरा मन किसी भी तलाश और प्रयास की उधेड़बुन में नहीं लगा होता है। यह समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मेरा मन अंधेरे में अब और अधिक टटोलना और भटकना बंद कर देता है। अब यह मन प्रश्नों और सवालों के ढेर पर नहीं खड़ा रहता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मेरा मन तब यथास्थितिवादी हो जाता है और चीज़ें जो जिस हाल में भी हैं उसमें संतुष्ट रहता है, बल्कि ऐसा मन अब कोई भ्रम नहीं पालता। ऐसा मन तब एक बिल्कुल ही भिन्न आयाम में प्रवेश कर सकता है। सामान्यतः जिस आयाम में हम जीते हैं, सुख, दुख और भय से निर्मित हमारा प्रतिदिन का यह जीवन, इसने हमारे मन को संस्कारबद्ध कर डाला है, मन के मूल स्वरूप को सीमित और मर्यादित कर रखा है। जब यह भय, दुख और सुख विदा हो जाते हैं, तब मन एक भिन्न आयाम में जीने और कार्य करने लगता है, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं होता, जहाँ अन्यत्व अर्थात दूसरे का बोध नहीं होता। शाब्दिक रूप से जहाँ तक हम जा सकते थे, वहाँ हमने यात्रा कर ली है। इसके पार जो अब बच रहा है, उसे शब्दों में रखा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द तो वह चीज़ नहीं है। यहाँ हम वर्णन और व्याख्या कर सकते थे और यह हम कर चुके, लेकिन शब्द और व्याख्या द्वार नहीं खोल सकते। द्वार तो जो खोलेगा वह है प्रतिदिन की सजगता और होश। हम कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, विचारते हैं,
कैसे उठते बैठते और चलते फिरते हैं, इन सभी के प्रति होश और सजगता। यह एक कमरे को साफ सुथरा और व्यवस्थित करने के समान है। कमरे का व्यवस्था और तरतीब में होना एक अर्थ में तो नितांत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे अर्थ में निहायत गैर महत्वपूर्ण। कमरे में तरतीब और व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन व्यवस्था द्वार या झरोखे नहीं खोल सकती। द्वार तो जो खोलेगी वह आपके संकल्प और इच्छा से अछूती कोई और ही चीज़ है। आप संभवतः उसे आमंत्रित नहीं कर सकते। आप अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि कमरे को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। अर्थात आप सद्गुणी हों, सद्गुणों की खातिर, इसलिए नहीं कि इससे कुछ प्राप्त होगा। साथ साथ आप विवेकपूर्ण, स्वस्थचित्त, सुव्यवस्थित हों। तब शायद अगर आप भाग्यशाली हैं तो झरोखा खुलेगा और स्वच्छ शीतल हवा भीतर प्रवेश कर जाएगी, या नहीं भी कर सकती है। अंततः सब कुछ आपके मन की दशा पर निर्भर करता है। मन की दशा को समझेंगे तो आप ही ना, इसके सतत निरीक्षण द्वारा, बिना कभी इसको किसी आकार में समेटने की कोशिश करते हुए, बिना कभी पक्ष लेते हुए, बिना कभी विरोध, सहमति, संयोग, निंदा और फैसले के, जिसका अर्थ हुआ बिना किसी चुनाव के मन का निरीक्षण करते रहना। इसी चुनाव रहित सजगता से शायद कहीं द्वार खुले और आप जान पाएं कि वह कौन सा आयाम है इसमें द्वंद्व और समय सदा के लिए मिट गए हैं। धन्यवाद।